Hello, my dear student. This is video for EMR students. Let's start the video. Commenced business on 1st April 2013 with a capital of rupees 6 lakh. 6 लाख रुपए की कैपिटल लेके एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया तो ये क्या होगा? ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल। On 31st March 2014, his assets were worth 8 लाख। 8 लाख रुपीस की उसके पास एसेट्स हैं एंड liabilities 50,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी है और लाइबिलिटी 50,000। यू नो वेरी वेल अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, अब हमें एसेट्स कितनी गिवन है? एसेट्स गिवन है 8 लाख, तो हम 8 लाख वैल्यू रख देंगे। देन लाइबिलिटी हमें गिवन है 50,000, तो 50,000 हम यहाँ रख देंगे प्लस में कैपिटल। और इस तरह के इक्वेशन में आपको जब कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल की साइड में जो प्लस की वैल्यू ये इस साइड चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी 8 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू कैपिटल। दैट्स मीन आपके पास कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई? 8 लाख में से 50,000 लेस कर दो तो 7,50,000। ठीक है, ये देखिए ए आपका राइट आंसर हो। लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। लेजर अकाउंट कहाँ से बनाया जाता है? वाउचर, ट्रायल बैलेंस, जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लेजर जब भी बनाया जाएगा जनरल से बनाया जाएगा। लेजर होता क्या है? लेजर होता पोस्टिंग है, ठीक है, लेकिन प्रिपेयर कहाँ से किया जाता है? जनरल। जनरल में क्या की जाती है? पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तो लेजर के बाद आता है। अगर आफ्टर क्वेश्चन में वर्ड दिया है तो लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आता है, ठीक है। और वाउचर क्या होता है? वाउचर एक एविडेंस होता है, प्रमाण होता है कि कोई ट्रांजैक्शन सच में हुई है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके बिजनेस से रिलेटेड कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब आ जाएंगे, जिससे आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे। An increase in one assets is accompanied by decrease in another assets, increase in a liability, increase in capital, all of these। अगर आप कोई इंक्रीज कर रहे हो एसेट्स, ठीक है, एक एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हो तो उसके साथ क्या होगा? एसेट्स इंक्रीज कब होगी? अगर आप कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस में अगर ला रहे हो तो वो इंक्रीज होगी। फर्नीचर ला रहे हो और लाओगे कैसे? कैश में लाओगे, ठीक है। और जब कैश में लाओगे तो कैश क्या है? एक एसेट्स है, और एसेट्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर आप मशीनरी को परचेज करके क्रेडिट में ला रहे हो, ठीक है, क्रेडिट में ला रहे हो तो लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाए। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट मीन्स अगर परचेज कर रहे हो वो भी फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एक एसेट्स है, ठीक है। एसेट्स को उधार पे ला रहे हो, इसका मतलब क्या है? एसेट्स तो आ गया, एसेट्स आने से आपकी एसेट्स क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन उधार लाने से लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हो गई। अब ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीज इन एसेट्स नहीं, एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज एसेट्स भी हुई है और इंक्रीज आपकी लाइबिलिटी भी हुई है, ये राइट ऑप्शन है। इंक्रीज इन एसेट्स तो हुई है लेकिन डिक्रीज नहीं है लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स नहीं। रिसीव्ड 4900 फ्रॉम गरीब। फुल सेटलमेंट 5000 हमें लेने थे, किससे? गरिमा से, ठीक है। गरिमा से हमें, गरिमा जो गिवर है वो हमें 5000 देती, बट अभी हमें उससे कैश रिसीव सिर्फ और सिर्फ 4900 हुआ है, ठीक है। और ये डेबिट में है, ये क्रेडिट में। तो ड्यूअल एक्सपेक्ट तो ये कहता है ये दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ कितने की कमी आ रही है? यहाँ कितने की कमी आ रही है? 100 रुपए की। तो हमने 100 रुपए क्या किया होगा? 100 रुपए अगर हम, हमारी कमी आ रही है, ठीक है, गरिमा 5,000 रुपए लेने थे लेकिन दिए उसने 100 रुपए ही, तो हमने उसे डिस्काउंट दे दिया होगा 100 रुपए का, ठीक है। 4900 रुपीज जिस, तो हमने अगर डिस्काउंट अलाउड किया है, अलाउड किया हमने दिया है, तो अलाउड करना एक डेबिट होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो ढूंढ लीजिए डेबिट साइड ऑफ गरिमा।
क्रेडिट साइड ऑफ गरिमा, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पोस्टिंग आपसे किसकी पूछी है? 100 रुपए की। तो 100 रुपए मैंने कहाँ डाले? डिस्काउंट में डाले। डिस्काउंट को क्या कर दिया? डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इज कैश इन हैंड, अमाउंट रिसीवेबल, इनकम अर्न, अमाउंट पेबल। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? द रिसीवर जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, ठीक है, और जो क्रेडिट है वो गिवर, ठीक है, यही कहता है। कैश इन हैंड का बैलेंस एक एसेट्स बैलेंस होता है, और एसेट्स के जितने भी बैलेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? डेबिट होते हैं, ठीक है। हमसे क्रेडिट बैलेंस पूछा जा रहा है, वो भी पर्सनल अकाउंट का। तो एसेट्स तो हमारी रियल अकाउंट में जाती हैं, तो ये तो नहीं होगा। अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव होना और गिव करना, ये दोनों पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन अमाउंट रिसीव होगा तो ये डेबिट होगा, ये देखो। लेकिन हमसे क्रेडिट बैलेंस पूछा तो ये नहीं हो सकता। इनकम अर्न, अगर हमने कुछ अर्न कर लिया है तो ये हमारी इनकम है, ठीक है, और इनकम हमारी क्रेडिट होती है ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट। लेकिन ये तो हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पर्सनल अकाउंट पूछा, अमाउंट पेबल। जब हम किसी को पे करते हैं तो हम गिवर होते हैं, और गिवर हमारा ये देखो क्रेडिट होता है, तो राइट आंसर डी हो जाए। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर हमें नुकसान हुआ है वो भी सामान का, वो भी आग के जलने से, ठीक है, तो किस में क्रेडिट करोगे? तो एंट्री क्या होती है? लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। परचेज क्यों? क्योंकि परचेज हम खरीद के लाए थे, वही सामान हमारा खराब हो गया, तो जब भी हम गुड्स की बात करते हैं तो वहां पे परचेज को क्रेडिट करते हो। परचेज और किस सिचुएशन में आप क्रेडिट करते हो? अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, कोई सैंपल दे रहे हो, गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, गुड्स का, जहां बात गुड्स की आएगी, या चैरिटी में भी गुड्स दे रहे हो, कैश नहीं गुड्स दे रहे हो, ठीक है, चैरिटी में दे रहे हो, सैम्पलिंग में दे रहे हो, या डोनेशन में उठा के सामान दे रहे हो, या गुड्स को ही आप पर्सनल यूज में ला रहे हो, पर्सनल यूज में, ठीक है, या थेफ्ट हो गई, गुड्स चोरी हो गई, या फायर से जल गई, इन सभी सिचुएशंस में परचेज को उठा के क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्रेडिट। जर्नल रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म इन, जर्नल की रिकॉर्डिंग फर्म जो ट्रांजेक्शन है वो फर्म में कहाँ होंगी? पीरियडिक मैनर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या समराइज्ड मैनर, या सिस्टमेटिक ऑर्डर। तो देखिए, पीरियड होता है आपका अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता रहता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि आपको पहले मार्च अप्रैल की एंट्री स्टार्ट करनी है 1 तारीख की, फिर 2, ठीक है, एक ऑर्डर में काउंटिंग वाइज आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो ये क्रोनोलॉजिकल होता है। समराइज, ठीक है, समरी बनानी है, यानी बैलेंस शीट बनानी है आपको। ये सिस्टमेटिक ऑर्डर या फिर सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ से बात रिकॉर्डिंग की हुई है, ना कि अकाउंट्स की, जो आप सिस्टमेटिक उठाओगे, ठीक है। अकाउंटिंग की बात होती है तो वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में की जाती है, यहाँ सिर्फ जनरल की बात है। जनरल पहली बार जब रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाएंगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू हाइब्रिड और मिक्स सिस्टम? हाइब्रिड और मिक्स सिस्टम में क्या होता है? जब भी आपकी अकाउंटिंग कोई रिकॉर्ड होती है तो जितनी भी कैश अकाउंटिंग है वो प्लस में अक्रूरल बेसिस। अब ये अक्रूरल बेसिस क्या होती है? जो कैश में तो रिसीव नहीं हुई बट अर्न कर ली हमने, ठीक है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन कैश, या हमने काम नहीं किया, एडवांस में कुछ मिल गया, ठीक है, एडवांस रिसीव, या बेसिकली मैं कहूँ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसी ये सारी चीजें आपकी होती है अक्रूरल बेसिस। और कैश में जो डायरेक्ट एंट्री होती है वो कैश बेसिस। तो हाइब्रिड में क्या शामिल होता है? रेवेन्यू एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, रेवेन्यू असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूरल बेसिस, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, या नन ऑफ दिस। देखिए, इसमें स्टेटमेंट्स आपकी रेवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस, रेवेन्यू आपकी और एसेट्स, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम कहता है कि जब वो कैश बेसिस होती है तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू द जनरल प्रॉपर? जनरल प्रॉपर में क्या आता है? कैश पेमेंट टू एन एम्प्लॉय फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस खर्चे हो गए थे जिसके लिए हमने कैश पेमेंट कर दी, जितनी भी कैश से रिलेटेड पेमेंट है वो कहाँ आ जाएंगी? आपकी कैश बुक में आ जाएंगी। कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल,
यहाँ भी कैश से रिलेटेड है तो ये भी कैश बुक में ही आपकी एंट्री हो जाएगी। करेक्शन ऑफ एन एरर, कोई गलती हो गई उसको सुधार कर रहे हो, इसकी आप एंट्री इसे बनाओगे जनरल प्रॉपर में। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जो जनरल प्रॉपर में। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट की चीजें होती हैं वो सारी परचेज बुक में आ जाएंगी। ठीक है, वीडियो बनाई हुई है मैंने स्पेशल बुक्स पे, ईएमआरएस के नाम से, प्लेलिस्ट में जाएं और वो सर्च करें, वहां ही कॉन्सेप्ट पूरा बनाया हुआ है। स्टेप, फर्स्ट स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। पहली बार जब अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पहला स्टेप क्या है? मेजरमेंट, क्लैरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि जितनी भी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो क्या वो बिजनेस से रिलेट है। ठीक है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है फिर उनको क्या करते हो, फिर उनको मनी में मेजर करते हो, देन आप रिकॉर्डिंग करते हो। यहाँ फर्स्ट स्टेप पूछा है तो फर्स्ट स्टेप तो आइडेंटिफाई। रवि हैज परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम ग्रीस। ग्रीस से अगर रवि परचेज कर रहा है वो भी कैश में, तो जब कैश में है तो परचेज की एंट्री क्या होगी, वो भी गुड्स ला रहा है तो गुड्स के साथ तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश। नाम दिया है लेकिन नाम पे ध्यान नहीं देना क्योंकि कैश है, कैश दिया हो और पार्टी दी हो तो कैश पे नाम ध्यान देंगे, और अगर कैश नहीं दिया होता पार्टी का नाम होता तब हम ये क्रेडिट परचेज मान लेते। ठीक है, और कुछ भी ना कहा होता तो साइलेंट होता क्वेश्चन तो भी हम कैश ही मान लेते, कैश। अगर इतना भी क्वेश्चन में कहीं लिखा होता है कि परचेज गुड्स तो हम इसे भी कैश मान लेते हैं, और कैश की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 10,000 का माल लाइट विल बी रिकॉर्डेड इन द, अगर कैश लाए तो कैश बुक, जनरल बुक, कैश बुक और जनरल बुक या पेटी कैश। कैश की जितनी भी एंट्री है वो कैश बुक में जाएंगी। विच अकाउंटिंग मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। देखिए कंपनी एक्ट जो पुराना था वो 1956 था, बट 2013 में बदल दिया और ये कंपनी एक्ट नया वाला बन गया है 2013। ठीक है, अब इसमें कहता है कि अकाउंटिंग में मेथड कौन से पहचान की जाती है, अक्रूरल बेसिस, कैश बेसिस, बोथ, या कंपनी एक्ट 2013 हैज नो रिलेशन विद अकाउंटिंग मेथड। राइट आंसर क्या है? अक्रूरल बेसिस। ठीक है, राइट आंसर अक्रूरल। अक्रूरल बेसिस क्या होती है? चाहे आपको कैश रिसीव्ड हो या ना हो, अगर आपने अर्न कर लिया है, ठीक है, बट नॉट रिसीव्ड, पैसा नहीं मिला तो भी यह अक्रूरल बेसिस मानी जाती है। और आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है, ठीक है, बट नॉट अर्न, ठीक है, तो भी अक्रूरल बेसिस होती है। जितनी भी आउटस्टैंडिंग चीजें होती हैं अक्रूरल, प्रीपेड होती हैं अक्रूरल, ये सारी अक्रूरल बेसिस में आती। व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेस क्या है? कैश बेसिस, अक्रूरल बेसिस, मिक्स बेसिस, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेस तो अकाउंटिंग में तीनों ही लेते हो, कैश एंट्री को कैश बेसिस पे लेते हो, अक्रूरल बेसिस भी लेते हो। ठीक है, जहां कैश का लेना देना ना हो लेकिन पैसा तो आएगा जाएगा। मिक्स में, हाइब्रिड में ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। कौन सी परचेज अकाउंट में ट्रांजेक्शन की जाती है? परचेज अकाउंट, ये अकाउंट है। अगर यहाँ परचेज बुक होता, बुक का मतलब होता है कि सारी क्रेडिट परचेज ही जाएंगी, और वो भी कौन सी, जो गुड्स हैं। ठीक है, जब गुड्स उधार में खरीदी जाती है तो परचेज बुक बनती है, लेकिन ये अकाउंट है। अकाउंट का मतलब ये है कि यहाँ कैश और क्रेडिट दोनों तरह की परचेज गुड्स आ जाएंगी। ठीक है, परचेज गुड्स ही बोल रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि अगर परचेज एसेट्स होती हैं तो एसेट्स तो जनरल प्रॉपर में जाएंगी, जनरल प्रॉपर बुक में जाएंगी, प्रॉपर बुक में। और या अकाउंट की बात करेंगे तो वो एसेट्स में ही जाएंगी। जब मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट में, फर्नीचर है तो वो फर्नीचर। अकाउंट को आप लेजर बोलते हो, ठीक है, और बुक आपका सब्सिडी बुक होती है, डिवाइडेड बुक। बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ही एंट्री आती है, बट जो कैश बुक होती है उसमें सारी कैश से रिलेटेड और जनरल प्रॉपर में अदर एंट्री आती है। इस पे वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट से देख सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ फर्नीचर। यहाँ फर्नीचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांजेक्शन अकाउंट्स बुक में पूछा है तो कैश और क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी की भी बात नहीं है ना ही परचेज रिटर्न की। तो परचेज में तो जितना भी आप क्रेडिट और कैश करोगे वो दोनों ही परचेज अकाउंट में आ जाए। ठीक है, तो परचेज अकाउंट में दोनों आएंगी। अगर यहाँ अकाउंट की जगह बुक होता तो यहाँ आंसर सिर्फ क्रेडिट आ जाता। मोहित पेड 9800 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। ने 9,800 रुपए देके
भुगतान कर दिया, पेड कर दिए, जबकि उसे 10,000 रुपए देने थे। ठीक है, 10,000 की बजाय मोहित सिर्फ 9,800 रुपए में मान गया। ठीक है, 10,000 की बजाय, तो 200 रुपए इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ। डिस्काउंट अलाउड हुआ तो ये खर्चा हुआ। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन आपसे एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट नहीं पूछ रहा, वो पूछा कि जो डिस्काउंट अलाउड किया वो रिकॉर्ड कहाँ होगा। तो जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश की एंट्री कैश बुक में कर देते हो। ठीक है, और जनरल बुक में क्या कर देते हो, जनरल बुक में करोगे डिस्काउंट की एंट्री, चाहे डिस्काउंट अलाउड हो, चाहे वो रिसीव्ड हो, चाहे चेक डिसऑनर्ड हो जाए। ठीक है, या मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना, ये सारी एंट्री जनरल बुक में आएंगी। बोथ कैश और जनरल नहीं हो सकता, पेटी कैश में छोटे मोटे एक्सपेंसेस स्मॉल ट्रांजेक्शन्स आती हैं। ड्राइंग्स फॉल अंडर विच अकाउंट, ड्राइंग्स किस में आती है, तो ड्राइंग्स हमेशा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस, तो पर्सनल अकाउंट में आती है। पर्सनल में आपके जो रियल ह्यूमन है, मैं और आप, इन्हें भी ले सकते हैं। कोई आर्टिफिशियल जैसे कि बैंक ड्राइंग्स, ये भी आते हैं। आर्टिफिशियल ह्यूमन यानी बैंक ड्राइंग्स हो गई, कैपिटल हो गई, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गए, प्रीपेड हो गए, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट्स में ही आते हैं। पर्सनल अकाउंट कहता क्या, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट कौन सा होता है, एसेट से जुड़ा होगा। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इन है तो डेबिट, और गोज आउट है तो व्हाट गोज आउट तो क्रेडिट। नॉमिनल सारे खर्चे, लॉसेस और एक्सपेंस से जुड़ा होता है जो कि डेबिट, और क्रेडिट हो जाती है इनकम और प्रॉफिट। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शो अ बैलेंस, जो बैलेंस है बैंक कॉलम का ऑफ कैश बुक की, ठीक है, एक कैश बुक बनाते हैं हम, उसमें हम अपना एक तो कैश का और एक बैंक का दोनों कॉलम रखते हैं। ठीक है, कैश बुक में तो कह रहा है कि क्या शो करता है वो, तो ये जो बैंक वाला कॉलम है, ये क्या शो करता है, डेबिट क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट, नाइदर डेबिट और नॉट क्रेडिट। तो ये बैंक का कॉलम डेबिट भी हो सकता है अगर आपके जो पेमेंट जब आप करते हो तो वो क्रेडिट कहलाती है, और बैंक में अगर बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि बैंक को आप एसेट्स में इंक्लूड करते हो, और जब आपके पास रिसीव ज्यादा है और क्रेडिट पेमेंट कम हुई है तो आपके पास डेबिट बैलेंस है। लेकिन जैसे ही आप पेमेंट ज्यादा कर देते हो, ठीक है, और जितना जैसे आपके पास 50,000 रुपए और 60,000 आपने पेमेंट कर दी, तो 10,000 रुपए आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लोन दे देगा शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसा लोन आपके लिए क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो तब बैंक आपका क्रेडिट हो जाता है। तो बैंक डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर बैंक पूछा है बैंक कॉलम तो वो डेबिट क्रेडिट दोनों होगा, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पूछा है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, ली हुई लायबिलिटी क्रेडिट होती है। और अगर कैश पूछा है तो कैश तो आपके पास हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, या फिर वो जीरो होगा यानी नील। क्यों, क्योंकि अगर आपके हाथ में 50,000 रुपए हैं, ठीक है, ये आपकी एसेट्स है, तो आप 50,000 ही खर्च कर सकते हो, 60 तो नहीं कर सकते ना। 50 ही लिमिट है आपकी, या तो 50,000 ही लिमिट है। ठीक है, या फिर जीरो, जब खत्म हो गया तो कुछ खर्च नहीं कर सकते। तो आपका या तो एसेट्स और कैश जो है आपका, या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर ये जीरो होगा, क्रेडिट कभी नहीं होगा। क्रेडिट आपको बैंक दे सकता है, ठीक है, बैंक, तभी वो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट हो। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर शैल बी रिकॉर्डेड इन, अगर आप फर्नीचर लाते हो, परचेज कर रहे हो, तो अब परचेज को डेबिट नहीं करोगे, एसेट्स आई है तो फर्नीचर ही अब आपका डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्योंकि उधार लाए हो, क्रेडिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जिससे लाए हो पार्टी का नाम। ठीक है, कह रहा है कि रिकॉर्ड कहाँ होगा, फिर परचेज बुक, जर्नल बुक, कैश बुक, नन ऑफ दिस। नगद ला के तो कैश बुक में हो जाता। ठीक है, उधार लाते और वो भी ओनली गुड्स लाते तो वो परचेज बुक में, बट ये एसेट्स है, गुड्स नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल बुक में जाए, जनरल बुक में एसेट्स आती है। अगर एसेट्स कैश में आती तो कैश बुक में चली जाती,
और अगर एसेट्स क्रेडिट में आई हैं तो अब ये जनरल बुक में चली जाएंगी। डस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वॉयलेट्स गैप। पहले तो समझिए गैप होता क्या। गैप का मतलब क्या है, जी फॉर जनरल, ए फॉर एक्सेप्टेंस, ए फॉर अकाउंटिंग, पी फॉर प्रिंसिपल। एक तो फुल फॉर्म गैप की आनी चाहिए, जनरल अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि अकाउंट्स के रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो हर जगह पर एप्लीकेबल है। ठीक है, हर जगह पर एक्सेप्ट किए गए हैं, अप्लाई किए गए हैं, एप्लीकेबल है। ठीक है, अब कौन से होते हैं ये आप जानते ही हो, ये मैंने एक पिक्चर लगाई भी है। देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। मालिक जब भी लगाता है तो उसे लायबिलिटी माना जाता है। मॉनिटरी क्या कहता है कि बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ मनी में जो चीजें कन्वर्ट होते हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। टाइम पीरियड क्या कहता है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक का होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितनी भी आपकी रेवेन्यू इनकम है, तो रेवेन्यू इनकम में से ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाए जाएंगे और कैपिटल इनकम में से कैपिटल एक्सपेंडिचर घटाए जाएंगे। हिस्टोरिकल क्या कहता है, जो भी आपके एसेट्स है उसको आप हिस्टोरिकल प्राइस पे ही दिखाओगे, जो पास्ट में आपने मशीन खरीदी थी, एक्वायर करी थी, एक्वायर करते वक्त उसकी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन या वेजेस चार्जेस हैं तो माइनस में डेप्रिसिएशन। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस इनडेफिनेट टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, फ्यूचर में बिजनेस लंबा चलना है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, भविष्य में जिनके होने की संभावना, पॉसिबिलिटी है ओनली। ठीक है, कोई आपका केस चल रहा है, आप जीतो हारो कुछ भी हो सकता है, कंटीजेंट लायबिलिटी, इन्हें भी लोगे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आपकी रेवेन्यू कहीं से जनरेट होती है तभी वो कंसीडर कर ली जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तो कब कंसीडर करी जाएगी, जब आप, देखो जब भी आपको कोई ऑर्डर मिला है सेल्स का, तब मानोगे या डिलीवर हो जाएगी। तो जब भी आप पूरी डिलीवर कर दोगे, गुड्स की डिलीवरी कर दोगे या जो आप सर्विस दे रहे हो वो पूरी कर दोगे, तब ही ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाएगी, यानी इनकम आपकी जनरेट मानी जाएगी। मैटरिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो स्मॉल आइटीज है, जैसे कि पैसे हैं, इनको राउंड फिगर कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोटे मोटे पैसे उसके अमाउंट को ओमिशन में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे प्रिंसिपल्स शॉर्ट में बता दी है। अब ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, इंडिया हो, जापान हो, अमेरिका हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये क्या सिर्फ कैश बेसिस होते हैं, तो हम इसका वॉयलेट्स मतलब हम इसका उल्लंघन कर रहे हैं क्या। ठीक है, यानी हम क्या इनका विरोध कर रहे हैं, तो नहीं। एज इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैचिंग प्रिंसिपल और अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये कैश बेसिस और मैचिंग और अक्रूवल इनको फॉलो नहीं करते, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ए हो जाए। डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक शोज दैट, अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, ठीक है, ये आपकी कैश बुक है, कैश बुक और कैश अकाउंट लेजर एक ही माना जाता, अलग से लेजर नहीं बनाया जाता। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो इस पे वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट से जाके देख लो, कैश बुक विद एमसीक्यूज डाली हुई है मैंने। अगर यहाँ डेबिट साइड का यानी रिसिप्ट आपकी ज्यादा है और पेमेंट आपकी कम है, रिसिप्ट ज्यादा है यानी 50,000 की रिसिप्ट है और 40,000 का सिर्फ खर्चा है, तो ये जो 10,000 बैलेंस डेबिट बैलेंस ज्यादा है आप। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस लिखा वहां जाता है जिस साइड पे टोटल कम है, यानी यहाँ क्रेडिट साइड लिखा जाएगा ये बाय बैलेंस सीडी। तो यही पूछ रहा है कि ये क्या होता है, 10,000 हैज बीन पेड आउट, ये आपने भुगतान कर दिया, 10,000 ओइंग है आपके पास है, या द अमाउंट एक्सीड द अमाउंट पेड, तो यही मैंने बताया कि ये अमाउंट ज्यादा है जो आपने पे किया है। 10,000 हैज बीन क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट, ये नहीं होगा। इट इज इंक्लूडेड इन द पब्लिक कलेक्शन, पब्लिक कलेक्शन में क्या इंक्लूड है, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों, नन ऑफ दिस।
देखिए पब्लिक कलेक्शन यानी पैसे जो आप पब्लिक से इंक्लूड करते हो, ठीक है, तो उस पर कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक? कैश बुक में क्या शामिल नहीं किया जाएगा? तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट, ये कैश बुक में नहीं आता, ठीक है, ये सिर्फ लेस अमाउंट किया जाता है, वो भी किस में से, प्राइस लिस्ट में से या कैटलॉग प्राइस में से। बैड डेब्ट्स, ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है, पैसा डूब गया है तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये भी कैश बुक में नहीं है। क्रेडिट परचेज तो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, उधार है तो ये परचेज बुक में जाएगा। उधार की जितनी चीज है वो कैश बुक में नहीं आएंगी। राइट आंसर ऑल ऑफ दी वो हो जाएगा। गुड्स आर स्टोर इन, गुड्स कहाँ स्टोर की जाएंगी? वेयर हाउस, कीप इन ओपन बिल्डिंग, नन ऑफ। तो गुड्स आपकी वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम। और गुड्स क्या होता है? स्टॉक। तो स्टॉक को तो वेयर हाउस में लेते हैं, ठीक है। ऑन 1 मई 2020 कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 2000। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके पास जो बैंक बैलेंस था, जैसे 50,000 था, ठीक है, तो आपने 52,000 पैसे खर्च कर दिए, तो 2,000 अभी बैंक ने आपको उधार दे रखा, जो कि क्रेडिट अमाउंट है, एक तरह से लोन है। यहाँ तक समझ में आ गया? डिपॉजिट 10,000 इंटू बैंक, जैसे ही आप बैंक में 10,000 जमा करोगे, जैसे ही आप बैंक में 10,000 डालोगे, तो सबसे पहले बैंक अपने ये 2,000 रुपए जो लोन दिए रखे हैं ये काट लेगा। तो अब आपके बैंक में ऑटोमेटिक 8,000 बच जाएंगे। उसमें से किसी को चेक 7,200 का रेंट दे दोगे, किराया। तो अब आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? अब आपके पास 800 रुपये बचेगा। ये आपका अपना है। अपना है तो ये डेबिट बैलेंस है बैंक का, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आप इसे ऐसे रिलेट मत करना कि जब आपके बैंक में कुछ क्रेडिट होता है, ठीक है, इनकम आती है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, ठीक है, दोनों ही एसेट्स में आते हैं। और एसेट्स मॉडर्न अप्रोच कहती है कि डेबिट नेचर की होती है, जिसकी वजह से बैंक के अकाउंट को यहाँ डेबिट किया जाता है, ठीक है। और जब यहाँ आप अपना नॉर्मल, आमतौर पे जो हम यूज करते हैं बैंक अकाउंट, यहाँ जब खर्चा करते हैं तो ये डेबिट होता है। तो इसे ऐसे कनेक्ट मत करना। तो 800 रुपये आपके पास क्या बचा? ये डेबिट बैलेंस बचा, तो सी राइट आंसर हो जाए। इम्प्रेस्ड अमाउंट 5,000। इम्प्रेस्ड अकाउंट वो होता है जो कि कैशियर को पहले ही दे दिया जाता है पेटी कैश बनाते समय। बिजनेस में छोटे मोटे खर्चों के लिए, चाय पानी पी रहे हो, समोसे खा रहे हो, ठीक है, उसके लिए कैशियर को एक अमाउंट दे दिया जाता है। स्मॉल ट्रांजेक्शन को अब तुम करते रहना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। अंदाजा लगा के एस्टिमेट करके दे दिया जाता है कि लो इतने तो उठ ही जाएंगे महीने में, और अगर कुछ ज्यादा उठ जाएंगे तो हम तुम्हें अपने उठा लेना, हम इसे रीएम्बर्स कर देंगे, ठीक है। रीइम्बर्स, रीइम्बर्समेंट। तो देखिए व्हाट विल बी द अमाउंट रीएम्बर्समेंट? कितना अमाउंट रीएम्बर्स करा जाएगा? जितना पैसा बिजनेस में उठाया जाता है उतना ही रीएम्बर्स होता है, जो बच जाता है वो नहीं। अगर 3,000 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो जो आपने 5,000 दिए थे उसमें से अगर 3,000 खर्च कर दिए तो ये ही रीएम्बर्स होंगे। रीएम्बर्स मतलब वापस दिए जाएंगे। 2,000 तो आपके पास अभी भी बच रहे हैं, ठीक है, तो 5 थोड़ी देगा। 2,000 अभी भी बच रहे हैं, 3 और दे देगा जो उठाया। इट विल फॉलो following expenses were incurred by the petty cashier during the month। वेजेस दे रहा 1,450, जोड़ते चले जाओ, 1,450 वेजेस पे खर्चा कर दिया। टिफिन पे 1,050 का कर दिया। स्मॉल रिपेयर भी 500 रुपए की बिजनेस में कर दी, और 400 रुपए की ये कर दी, ठीक है। जोड़ लो जरा, एक, 5 और 5 10 4 14 3,400 रुपए खर्चा कर दिया। जितना खर्चा किया, मैंने कहा जितना एक्सपेंस किया उतना ही वापस मिल जाएगा, तो ये रहा 3,400 रुपये, ठीक है। ये तो आपके पास हाथ में पैसा था ही जो आपको रिसीव्ड हुआ, और जो आपका खर्चा हो जाता है वही आपको रिएम्बर्स हो जाता है, बस। डीटीएच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय, डीटीएच क्या होता है? डायरेक्ट टू होम, ठीक है, डायरेक्ट सर्विस टू होम होता है। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बस, और कुछ नहीं, इतना याद कर लेते हैं, ठीक है। गुड्स परचेज फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन द, जब गुड्स आप परचेज कर रहे हो तो वो भी कैश में, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और जहां कैश आ जाए वो कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द
फॉलोइंग इज बोथ अ बैंक बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर। वही जर्नल है वही लेजर, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। कैश बुक जर्नल, जर्नल परचेज जर्नल, सेल्स सेल्स जर्नल। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक जब भी आप बनाते हो तो कैश बुक ही अपने आप में एक लेजर का काम करती है, इसीलिए कैश बुक में, ठीक है, लेजर अलग से नहीं बनाया जाता। जर्नल जर्नल इसमें बना सकते हो लेजर, परचेज का भी बनेगा, सेल्स का भी। ये सारी की सारी आपकी क्रेडिट होती है एंट्रियां इसमें, पर वो भी किससे रिलेटेड? सब्सिडी बुक है ये, सब्सिडी बुक है, ठीक है। इनमें बुक्स अलग बनाई जाती हैं और अकाउंट अलग बनाए जाते हैं। विच इज नॉट अ सर्विस, कौन सी सर्विस नहीं है? हेयर कटिंग कराते हो तो ये सर्विस है। ट्रांसपोर्ट, कहीं जा रहे हो, बस में घूम रहे हो, सर्विस है, किराया दे रहे हो। रिक्रिएशन, कुछ रिक्रिएट कर रहे हो, वो भी सर्विस है। लेकिन बुक्स, बुक्स एक प्रोडक्ट है जो आप खरीद के ला रहे हो, आपको दिखाई देगी, आप इसके ऑनर हो। सर्विस से फील की जाती है, कुछ खरीद के नहीं ला रहे, फील कर रहे हो, इंजॉय करते हो, ठीक है। हेयर कटिंग कर रहे हो, ठीक है, मेरी सर्विसेज है। बस में सफर कर रहे हो तो सिर्फ पैसा किराया देके बस में एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। कहीं जा रहे हो, बस खुद खरीद के नहीं ला रहे, बुक तो यहाँ खुद खरीद लाओगे, तो प्रोडक्ट है। वो यही पूछ रहा है कि सर्विस नहीं है। सेल्स बुक क्या है? इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, इज अ पार्ट ऑफ लेजर, इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सेल्स बुक, जितनी भी बुक है वो क्या है? वो जर्नल का ही पार्ट है, ठीक है। विच बैंक डू नॉट वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करता? लॉर्ड कृष्णा, ग्लोबल ट्रस्ट इंडिया, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, कनाडा। कनाडा बैंक क्या है? ये पब्लिक बैंक। A check on which two parallel lines are drawn in the left corner is called bearer check, traveler check, account pay check, या फिर none of these। तो जब आपकी दो लाइन होती है ना, पैरेलल लाइन, ऐसे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में, तो इसे बोलते हैं अकाउंट पे चेक। सैलरी ड्यू, सैलरी देनी थी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में, विल अपर इन द साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक की किस साइड में आएगी? सैलरी एक क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है, तो खर्चा दोगे तो पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। रिसीव में तो कुछ मिलता आपको, कॉन्ट्रा में जहां पे बैंक और कैश से रिलेटेड एंट्री आती है, नन ऑफ दिस होगा नहीं। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज रिकॉर्डेड, अगर रिटर्न कर रहा है गुड्स एक कस्टमर, तो ये क्या होगी? देखो, कस्टमर करेगा तो वो क्या होगी? परचेज बुक, सेल्स रिटर्न या परचेज बुक, तो वो सेल्स रिटर्न होगी, ठीक है। और अगर आप करते, वो भी किसको? सप्लायर को। सप्लायर को अगर आप करते, बिजनेसमैन करता, ठीक है, सप्लायर को की जा रही थी, तब ये क्या होती? तब ये परचेज रिटर्न होती। If the debit as well as credit aspect of a transaction are recorded in the cash book, it is कि जब डेबिट भी बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट भी, दोनों बैलेंस दिख रहे हैं, दोनों आपके एक्सपेक्ट्स हैं, ठीक है, जहां आप डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ यूज कर रहे हो। तो कैश बुक में ऐसी क्या एंट्री होती है? कॉन्ट्रा कंपाउंड ओपनिंग, तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है जहां कैश में भी और बैंक में भी दोनों तरफ बैलेंस दिखाया जाए। कंपाउंड में तो दो या दो से अधिक होती है, ठीक है, दो से अधिक होती है। जैसे दो आइटम आपके डेबिट होंगे तो एक आइटम क्रेडिट होगा, या दो आइटम क्रेडिट हो सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग एंट्री तो आपकी स्टार्टिंग का जो बैलेंस बीडी होता है वही। अ नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज, अगर बायर, बायर मतलब किसी को आपने कुछ बेचा था, उसने एक वापस कर दी है, तो ये क्या है? रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न के लिए क्या बनाया जाता है? क्रेडिट नोट बनाया जाता है। क्रेडिट नोट, रिटर्न नोट, डेबिट नोट, तो क्रेडिट नोट बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? क्रेडिट सेल्स, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, ओपनिंग कैश बिल। देखो भाई, कैश है ना, तो कैश बुक में सारी कैश चीजें आएंगी। क्वेश्चन नोट पूछ रहा है तो क्रेडिट चीजें नहीं आएंगी। कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। कैश बुक में सारी की सारी कैश रिसिप्ट हो सकती है, वो पेमेंट भी हो सकते, रिकॉर्ड होंगे। क्रेडिट कैश बुक में नहीं आता, ये और ये दोनों पहले ही क्वेश्चन में आंसर में आ गए। रिकॉर्डिंग इज मेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में कैसी रिकॉर्डिंग होती है? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट,
आफ्टर एडिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, आफ्टर एडिंग कैश डिस्काउंट। तो आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट को घटाया जाएगा, फिर परचेज बुक में रिकॉर्डिंग। टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन को पोस्ट करोगे? क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर अगर उधार लाए हो तो ये कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। ठीक है, इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट से। सब्सिडी बुक ये हमारा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अगर क्रेडिट है तो ये जाएगा परचेज अकाउंट में। ठीक है, और अगर ये कैश होता तो जाता ये कैश बुक में। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये तो जाएगा ही, 100% श्योर हो क्रेडिट है तो ये गुड्स भी है, तो ये परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक है, परचेज अकाउंट में आपका कैश प्लस क्रेडिट दोनों ही परचेज आती है, वो भी गुड्स की से रिलेटेड। ठीक है, अगर यहाँ बुक होता तो बुक में तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट आती गुड्स परचेज जो करते हो, लेकिन ये अकाउंट है तो क्रेडिट और कैश दोनों आएंगी। फर्नीचर एसेट्स है तो ये तो जनरल प्रॉपर में जाएगा। परचेज रिटर्न है, ठीक है, कैश और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं तो यही आएगा। ओपनिंग एंट्रीज रिकॉर्डिंग इन द बिगिनिंग of the accounting year, at the ending of the accounting year, in the middle of the accounting year, at any time during the year। तो ओपनिंग एंट्री कब आएगी? जब शुरुआत होती है साल की 1 अप्रैल को। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अ डैश सेंड टू अ सप्लायर व्हेन वी रिटर्न गुड्स, हम जब गुड़ वापस करेंगे सप्लायर से हम खरीद के लाते हैं, यानी परचेज करके लाते हैं, और जब हम उसे वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न। और जब परचेज रिटर्न होता है तो हम क्या बनाते हैं? डेबिट क्रेडिट परफॉर्मा इनवॉइस, तो हम डेबिट नोट बनाते हैं। इसको ऐसे समझ लो, जब भी हम सपोज करो राम को वापस कर रहे हैं तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अब राम क्या हो रहा है? डेबिट, तो पर्सन को हम कौन सा नोट दे देते हैं? डेबिट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, जो जरूरतमंद है, जो भी जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जो पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप उनकी हेल्प कर सकते हो वीडियो शेयर करने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो आप तक पहुंच जाए। और अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।